हेलो फ्रेंड, द प्रीमियम कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से आपको 1 नंबर मिलने जा रहा है, इसको समझ लीजिए। और इस कॉन्सेप्ट के बाद आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई परीक्षा हॉल में कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसको समझते हैं। पदार्थ की टोटल 5 अवस्था है। पदार्थ की टोटल 5 अवस्था है: ठोस, द्रव, गैस। इसका तो पता पहले से है। फिर प्लाज्मा जो है चौथा खोजा गया। प्लाज्मा जो है पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा है। ये चौथा अवस्था है प्लाज्मा। 5वां है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, BEC। 5वां अवस्था क्या है? बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, बॉस-आइंस्टीन संघनित द्रव। ये 5वां अवस्था है। टोटल 5 अवस्था है और इसके अवस्था के परिवर्तन को एक, जैसे द्रव से यदि गैस बनता है, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो द्रव से गैस बनता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। तो इसी से संबंधित जितना भी प्रश्न बन सकता है सारा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला है सोलिडिफिकेशन, हिमीकरण। हिमीकरण में क्या होता है दोस्तों? पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये तीर जो दिखाया गया है, इस तीर का मतलब यही है जैसे ठोस से गैस में परिवर्तन हो रहा है। ठोस से गैस में परिवर्तन हो रहा है, यही इंडिकेटर है एक तरह से तीर। यदि ठोस से द्रव में बदले बिना यदि गैस में बदल जाएगा तो इसको उधर्पाटन कहेंगे। तो इसी तरीक़े से जितना भी प्रश्न बन सकते हैं सर, ये शुरुआत करते हैं। हिमीकरण। हिमीकरण में देखिए तीर इधर से इधर आया है दोस्तों। हिमीकरण में द्रव से ठोस में बदलता है। हिमीकरण में क्या होता है? द्रव का परिवर्तन ठोस के रूप में हो जाता है, उसी को हिमीकरण कहते हैं। इसी तरह से यदि ठोस से द्रव बन जाएगा, यदि ठोस से द्रव बन जाएगा तो गलन कहेंगे, फ्यूजन। फ्यूजन या गलन कहेंगे यदि ठोस से द्रव बन जाता है। इसी तरह से यदि द्रव से गैस बन गया, द्रव से यदि गैस बन गया तो इसको वाष्पीकरण, इवोपरेशन या वेपराइजेशन इसको कहा जाता है। यदि द्रव से कोई भी पदार्थ गैस बन गया तो उसको वाष्पीकरण, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन कहेंगे। इसी तरह यदि गैस से यदि कोई संघनित होकर द्रव बन गया, यदि गैस से यदि कोई द्रव बन जाता है तो इसको संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। यदि गैस से कोई पदार्थ द्रव बन गया तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संघनन या कंडेंसेशन कहेंगे। इसी तरीक़ा से यदि कोई पदार्थ ठोस से गैस में बदल गया, यदि कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल गया द्रव में बदले बिना, तो इसको उधर्पाटन या सब्लिमेशन कहेंगे। उधर्पाटन या सब्लिमेशन कहेंगे। यदि कोई ठोस गैस में बदल जाता है द्रव में बदले बिना तो उसको उधर्पाटन या सब्लिमेशन कहेंगे। इसी तरीक़ा से यदि कोई गैस से ठोस में बदल जाता है, यदि कोई गैस से ठोस में बदल जाता है द्रव में बदले बिना, तो इसको डिपोजिशन या निक्षेपण कहेंगे। डिपोजिशन या निक्षेपण कहेंगे। इसी तरीक़ा से आगे हम लोग और देखते हैं, यदि गैस से यदि प्लाज्मा बनता है, गैस से प्लाज्मा जो बनता है, इस विधि को आयनन कहते हैं। आयनन विधि द्वारा गैस से प्लाज्मा बनता है। यदि प्लाज्मा से गैस बनेगा, यदि प्लाज्मा से गैस बनेगा तो पुनर्संयोजन कहा जाता है। प्लाज्मा से गैस बनेगा तो पुनर्संयोजन कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए इसको अब डिटेल में हम लोग समझते हैं। पदार्थ की टोटल 5 अवस्था होता है। पदार्थ की टोटल 5 अवस्था होता है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टीन संघनित द्रव। ये प्लाज्मा जो है दोस्तों संतृप्त गैस है। आपको पूछ देगा पदार्थ की कौन सा अवस्था संतृप्त गैस के रूप में, संतृप्त गैस के रूप में, संतृप्त गैस के रूप में कौन सा है? तो प्लाज्मा है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है संतृप्त गैस के रूप में कौन सा अवस्था है? तो प्लाज्मा है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है उधर्पाटन। चलिए अब उधर्पाटन को देखते हैं दोस्तों। उधर्पाटन जो है दोस्तों एक ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना, एक ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को उधर्पाटन या सब्लिमेशन कहा जाता है। उधर्पाटन एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। उधर्पाटन एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। उधर्पाटन की एंथैल्पी संलयन और वाष्पीकरण की एंथैल्पी का योग होता है उधर्पाटन। इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। अब उधर्पाटन का उदाहरण क्या है? चलिए
उदाहरण को भी देख लेते हैं हम लोग। शुष्क बर्फ को ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, तो ये इसका उदाहरण है उदरपातन का। आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, ये सब को यदि गर्म करेंगे तो डायरेक्ट ठोस से गैस के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आप कपूर को गर्म करेंगे तो डायरेक्ट देखेंगे आप, इसको गर्म करने के बाद डायरेक्ट गैस के रूप में परिवर्तन हो जाता है, और इसी को उदरपातन कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया नौसादर, शुष्क बर्फ, आयोडीन, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी इसका उदाहरण है। अगला है निक्षेपण, डिपोजिशन। निक्षेपण जो है, डिपोजिशन जो क्या है, तो इसमें होता क्या है दोस्तों, निक्षेपण में आपको डायरेक्ट गैस से ठोस में परिवर्तन हो जाता है। गैस से यदि डायरेक्ट ठोस में परिवर्तन हो जाएगा, द्रव में परिवर्तन हुए बिना, तो इसी को निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन की क्रिया को ही निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। निक्षेपण एक ऊष्मागतिकीय प्रक्रिया है। निक्षेपण क्या है, तो ऊष्मागतिकीय प्रक्रिया है, जिसे डिसब्लिमेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यह सब्लिमेशन की विपरीत है, क्योंकि ये जो है काम करता है, सब्लिमेशन को उल्टा काम करता है, और यह ऊष्माक्षेपी अवस्था परिवर्तन है। यह ऊष्माक्षेपी अवस्था परिवर्तन है क्योंकि यह ऊष्मा मुक्त करती है, क्योंकि यह ऊष्मा मुक्त करती है। जिस तरह से कपूर जो है गर्म करने पर गैस के रूप में परिवर्तन हो जाता है, इसको उदरपातन कहते हैं। उसी तरह कपूर के गैस को यदि फिर से ठंडा किया जाए तो वो कपूर के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, इसी को निक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे इसका उदाहरण देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीमन, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। हीमन क्या है, तो हीमन द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन है, यानी द्रव से डायरेक्ट ठोस बन जाता है, तो इसी को हीमन या सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहते हैं। और हीमन के लिए उस पदार्थ का ताप जो है उसके गलनांक से नीचे लाना पड़ता है, तब होता है। हीमन के लिए उस पदार्थ का ताप उसके गलनांक से नीचे लाना पड़ता है, तब जाके हिमीकरण होता है। पानी टपक कर बर्फ बनने की प्रक्रिया है, हीमन का ही उदाहरण है। अगला है गलन। गलन जो है दोस्तों, फ्यूजन या गलन। फ्यूजन क्या है, गलन की वह प्रक्रिया है जिससे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है। इसे संलयन भी कहा जाता है। ठोस अवस्था से यदि गल कर द्रव अवस्था में प्राप्त होता है, उसी को गलन कहते हैं, या मेल्टिंग या फ्यूजन। इसको एक और भी नाम दिया जाता है, संलयन। ये जो गलन है इसी को संलयन भी कहा जाता है। जिस तरह से बर्फ जो है द्रव के रूप में प्राप्त होता है गलने के बाद, यानी पानी बनता है, इसका ये उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं वाष्पीकरण, वेपराइजेशन या इवोपरेशन। वेपराइजेशन या इवोपरेशन को हम लोग अच्छा से समझेंगे अभी हम लोग। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव उसके वाष्प में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, वाष्प में। और वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही प्रक्रिया का तात्पर्य बस यही है, जैसे पानी गर्म होता है तो पहले सबसे पहले ऊपरी सतह पर गर्म होता है, फिर वो गैस बनने के बाद फिर उसके ऊपरी सतह पर गर्म होता है। यही हो गया सतही प्रक्रिया, यानी सतही परिघटना है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की दर वायुमंडल, तापमान, आर्द्रता और वायु के गति के संपर्क में आने वाले सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसको भी याद रखिएगा। वाष्पीकरण के कारण ही शीतलन होता है। जिस तरह से, चलिए इसको और अच्छा से हम आपको समझाते हैं दोस्तों। वाष्पीकरण दो तरह से होता है। वाष्पीकरण दो तरह से होता है। एक तो वाष्पीकरण आपको सूरज की रोशनी पानी पर लगातार पड़ता है और तब तक जब तक वाष्प में परिवर्तन होकर हवा में ऊपर ना उठे तब तक। दूसरा होता है जैसे कोई भी हम द्रव को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद एक निश्चित क्वथनांक के बाद वो गैस के रूप में परिवर्तन होने लगता है। तो इसको भी याद रखना है। इसी तरीक़ा से इसका 4-5 एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े में, जैसे कि आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में मिट्टी के बर्तन में पानी पीने में ठंडा महसूस होता है, तो इसका कारण वाष्पीकरण ही है। इसी तरीक़ा से गर्मी के दिन में जब आप ज़मीन पे पानी का छिड़काव करते हैं, गर्मी के दिन में ज़मीन के पर पानी का छिड़काव करते हैं तो भी ठंडा महसूस होता है। ये भी वाष्पीकरण के कारण ही होता है। इसी तरीक़ा से गर्मी के दिन में आप या ठंडा के दिन में यदि आप चाय पीते हैं
तो चाय को फूंक लगाने के बाद ठंडा जो होता है वो भी एक वाष्पीकरण का ही उदाहरण है। उसका सतही पर ठंडा होता है जिससे हमको पीने में आसानी होता है। इसी तरह से गर्मी के दिनों में कुत्ता जो है जीभ बाहर निकालता है। जीभ जो है गर्मी के दिनों में कुत्ता बाहर निकालता है जिससे उसको कुछ राहत महसूस होता है। तो ये भी वाष्पीकरण का ही मतलब उदाहरण है। तो ये सब वाष्पीकरण का उदाहरण था। तो चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों, संघनन। संघनन क्या है? जब कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तन होता है तो उसी को संघनन कहा जाता है। जब कोई गैस तरल पदार्थ में यानी द्रव के रूप में परिवर्तन हो जाता है उसी को संघनन कहते हैं। ठीक है, अर्थात संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस संघटित होकर अर्थात ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाता है। इसे ही संघनन कहा जाता है या कंडेंसेशन कहा जाता है। तो कंडेंसेशन का फॉर्म यही है, कोई भी यदि गैस है और वो द्रव के रूप में परिवर्तन हो गया तो उसे कहेंगे कि वो संघनन हो गया, कंडेंसेशन हो गया। जैसे कि आप देख रहे होंगे फ्रीज से यदि आप कोई भी बोतल निकालते हैं तो इसके बाहर जो है पानी रिसने लगता है। इसका कारण क्या है? उसके अंदर का भाग ठंडा है और बाहर का वायुमंडल गर्म है, और यही दोनों जो है गर्म और ठंडा आपस में भिड़ंत जब होता है यानी मिलन होता है तो ये पानी बन जाता है। तो इसी को संघनन कहते हैं। जैसे कि आप खिड़की पे देख रहे होंगे पानी रिसता है, तो ये सब भी संघनन ही है, सब संघनन का उदाहरण है। तो आप संघनन को ही अच्छा से समझ पाए होंगे। यानी वायु में तो नमी होता ही है और वही जब द्रव में बदल जाता है तो उसी को संघनन कहते हैं। चलिए इसका और भी उदाहरण देखते हैं संघनन का। और दूसरा उदाहरण ये है दोस्तों, ये जो है जलवाष्प के रूप में जलवाष्प का रूपांतरण जल में होता है। संघनन में क्या होता है? जलवाष्प का जल में रूपांतरण होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही है। वर्षा का पहला कोई भी जैसे समुद्र है उससे पानी को गर्म होता है, पानी गर्म होने के बाद वो जो है हवा के रूप में थोड़ा ऊपर उठता है धीरे धीरे, और ऊपर होने के बाद फिर ठंडा होता है, और ठंडा होने की प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। तो इसको भी समझना है। जैसे कि हम लोग वायुमंडल की निचली परत यानी क्षोभ मंडल में 165 मीटर यदि ऊंचा चलते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसको भी समझ लीजिए। यदि वायुमंडल की क्षोभ मंडल में यदि हम बढ़ते हैं ऊपर तो 165 मीटर भरने पर तापमान 1 डिग्री औसतन तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। वहीं यदि 1 किलोमीटर हम ऊपर जाते हैं क्षोभ मंडल में तो 6.5 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान कम होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। और प्रायः जल चक्र के संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया जाता है संघनन। जैसे ओस, तुषार, बादल, कोहरा, ये सब भी क्या है? संघनन का ही रूप है। ये सब भी संघनन का ही रूप है। जिस तरह से तापमान हिमांक बिंदु से कम होता है, जब तापमान हिमांक बिंदु से कम होता है तब बर्फ का कण, तब जो है बर्फ के कण हिमपात, बर्फ के कण हिमपात या सीरस ये सभी बादलों का निर्माण करता है। और जब तापमान हिमांक बिंदु से ज़्यादा होता है, तब वो क्या बन जाता है? ओस, तुषार, बादल, कोहरा। जब हिमांक बिंदु से कम होगा तो बर्फ का कण, हिमपात, सीरस, ठीक है, ये सीरस बनेगा। लेकिन वहीं जब आपको तापमान जो हिमांक बिंदु से ज़्यादा होगा तब आपको ओस, तुषार, बादल, कोहरा ये सब आपको बनता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला है, चलिए आपको ये सब अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। यदि नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ आपको चित्र के माध्यम से आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है? संघनन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? खिड़की पे कंडेंसेशन हो रहा है। पानी जो है गैस जो है द्रव के रूप में उस पर उपस्थित हो गया, इसी को कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। आप यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे बोतल के ऊपर भी जैसे पानी जो छोड़ देता है उसका कारण यही है, संघनन ही होता है। गर्म और ठंडा वायु के संपर्क में आने से उसका संघनन हो जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसी तरीक़ा से आप और भी इसको समझ सकते हैं। जैसे कि इसका संघनन होने का कारण क्या है? संघनन होने का कारण यही है, वायु जब गर्म होकर ऊपर उठने लगता है तो वहीं जब शीतल होता है तो उसी को संघनन कहा जाता है। ठीक है,
या नमी वायु या नमी युक्त वायु जो है, नमी युक्त वायु भी ऊपर जब उठता है पहाड़ के सहारे और ये जब ठंडा होता है तो इसी को संघनन कहा जाता है। तो बादल जो बनता है यही प्रोसेस से बनता है। पहले उसका समुद्र से इवोपरेशन वाष्पीकरण होता है, फिर वही ऊपर में संघनन होता है उसका, और संघनन होने के बाद फिर बारिश के रूप में नीचे गिरता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो थैंक यू फॉर वेटिंग दोस्तों। चलिए, ये तो आपको चित्र देख लिए, दो चित्र और दिखाते हैं। ये हिमीकरण है, डायरेक्ट आपको हिमीकरण है। ये आपको देख सकते हैं हिमीकरण को, द्रव से डायरेक्ट ठोस के रूप में परिवर्तन हो गया है। ये भी हिमीकरण का ही उदाहरण है, द्रव से ठोस के रूप में संघनित हो गया है। इसी तरह देख सकते हैं आप यहाँ पे ये निक्षेपण हुआ है। ये क्या हुआ? निक्षेपण, डिपोजिशन हुआ है। डायरेक्ट गैस से ठोस के रूप में, मतलब इस पर ये उजला उजला वाला भाग जो देख रहे हैं ना, ये उजला वाला भाग, यही निक्षेपण है। डिपोजिशन कहिए या निक्षेपण कहिए, यही निक्षेपण है। ये गुलाब का फूल में आप देख सकते हैं निक्षेपण हो गया है। इस तरह से ये भी देखिए निक्षेपण का ही उदाहरण है। आप ये भी देख सकते हैं निक्षेपण का ही उदाहरण है। ये सभी जो है उस पर जो जमा हो गया है गैस से डायरेक्ट ठोस के रूप में, इसी को निक्षेपण कहा जाता है। इस तरह से ये कपूर है, आप देख सकते हैं ये कपूर है, ये नौसादर है, आयोडीन है, ये शुष्क बर्फ है जो उधर पातन जिसका हो रहा है, देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वेटिंग दोस्तों।